नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, also called nuclear envelope, टू लेयर्स मेम्ब्रेन होती है। इसको इन्वेलप कहते हैं, डबल लेयर मेम्ब्रेन है, जैसे लिफाफे की होती है, टू सरफेसेस होती हैं, टू लेयर्स होती हैं, इसलिए इसको भी न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, इसको डबल मेम्ब्रेन्स है। अच्छा, दूसरी बात, ये न्यूक्लियस, इसकी ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन में दरअसल पोर्स होते हैं, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस होती है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके साथ न्यूक्लियर इन्वेलप की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस होती है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और ये पोर्स हैं, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, और इनका डायमीटर 9 नैनोमीटर होता है, और तकरीबन एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका वेट ज्यादा से ज्यादा 44,000 तक हो वो भी इससे पास हो सकता है। जो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 44,000 तक हो वो भी इस न्यूक्लियर पोर से पास हो सकता है। और इनके ऊपर प्रोटीन्स अटैच होती हैं, इन पोर्स के ऊपर। इसके अलावा रिसेप्टर्स भी होते हैं जिसके साथ हार्मोन्स आके या प्रोटीन्स आके बाइंड होती हैं और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। ये जो इसके दरमियान, मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है ये कंटिन्यूअस होती है किसके साथ, जो स्पेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके साथ कंटिन्यूअस होगी इस स्पेस, ये जो इसके साथ स्पेस है, और इसकी स्पेस भी जो न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान स्पेस है उसके साथ कंटिन्यूअस होगी, दोनों की स्पेस। फिर मैंने ये बताया कि न्यूक्लियर पोर्स जिनके साथ प्रोटीन्स अटैच होती हैं, रिसेप्टर्स भी अटैच होते हैं यहाँ पे फॉर स्पेशल हार्मोन्स के लिए, स्पेसिफिक हार्मोन्स के लिए। उसके बाद न्यूक्लियर पोर्स का डायमीटर बताया कि 9 नैनोमीटर तक इसका डायमीटर होता है। उसके बाद इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, डार्कली स्टेन्ड, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई। ये क्या स्ट्रक्चर है, डार्कली स्टेन्ड और इसकी खास बात, ये तो मैंने इसे मेम्ब्रेन से इस तरह शो की है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नो लिमिटिंग मेम्ब्रेन, नो तो फिर होता क्या है, दरअसल ये अकोमोलेशन होती है ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। किसकी अकोमोलेशन है, अकोमोलेशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, डीएनए और प्रोटीन्स की अकोमोलेशन होती है। और दरअसल इसको न्यूक्लियोलस को या न्यूक्लियोलाई को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स की फैक्ट्री भी कहलाते हैं क्योंकि इसके पास डीएनए और प्रोटीन्स है जो ट्रांसक्रिप्शन करवाएगी, डीएनए की जो जीन्स है उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन के बाद मैसेंजर आरएनए बनेगा। डीएनए की जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो मैसेंजर आरएनए बनता है। वो मैसेंजर आरएनए या तो
जो साइटोप्लाज्म है उसमें आ जाएगा, नहीं तो फिर उसी के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर ये साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, तो वहां पे ये राइबोसोम्स के साथ अटैच होकर प्रोटीन्स बनाएगा। यहां पर मैं शो करता हूं इसको। ये ट्रांसक्रिप्शन हुई, ट्रांसक्रिप्शन के बाद डीएनए से क्या बना, मैसेंजर आरएनए बना। मैसेंजर आरएनए या तो स्टोर हो जाएगा उसी न्यूक्लियस के अंदर, नहीं तो न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, न्यूक्लियर पोर्स से पास होकर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। साइटोप्लाज्म ये मैसेंजर आरएनए आ जाता है और हमें पता है कि हमारे पास साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स पड़े हुए हैं, राइबोसोम्स पड़े हैं। और ये भी हमें पता है कि राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट्स। तो वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर आके जुड़ जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। और जो मैसेंजर आरएनए आता है उसकी सीक्वेंस को रीड करते हैं। सीक्वेंस को क्या करते हैं, रीड करते हैं। कौन रीडर है, रीडर है हमारे पास राइबोसोम्स, जो उस सीक्वेंस को रीड करेंगे। सीक्वेंस को रीड करने के बाद फिर उसी सीक्वेंस में अमाइनो एसिड जोड़ेंगे। अमाइनो एसिड जोड़ने के बाद फिर प्रोटीन्स की चेन्स बनाएंगे। छोटी चेन्स होगी पेप्टोन्स, फिर मजीद अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे, डाइपेप्टाइड्स, फिर इस तरह पॉली पेप्टाइड्स। दरअसल मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहा था, मैंने ये कहा कि इसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। 2 लेयर्स होती हैं, जो आउटर है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और इन 2 लेयर्स के दरमियान भी स्पेस होती है, और ये स्पेस भी कंटिन्यूअस होती है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर्स होता है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस कहते हैं। दरअसल वो फैक्ट्री होते हैं, राइबोसोम्स सिंथेसाइज करते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियोलस के अंदर खुद डीएनए और प्रोटीन्स होती है। उसके बाद ये डीएनए के जो जीन्स है इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, मैसेंजर आरएनए बनता है, या तो मैसेंजर आरएनए वो स्टोर हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, नहीं तो न्यूक्लियस से निकल के कहाँ आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। साइटोप्लाज्म में हमारे पास राइबोसोम्स है, लार्जर और जो स्मॉलर सब यूनिट्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। उसके बाद इस धागे के ऊपर मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम्स आकर अटैच होते हैं। उस मैसेंजर आरएनए को जो मैसेज लेके आया होता है उसको रीड करते हैं, उसकी सीक्वेंस को पढ़ते हैं। सीक्वेंस को पढ़ने के बाद उसी सीक्वेंस में अमीनो एसिड जोड़ते हैं। अमीनो एसिड जब जुड़ जाते हैं फिर वो क्या बन जाती है, प्रोटीन्स। छोटे धागे बनेंगे पेप्टोन्स, छोटी चेन्स, फिर उससे डाइपेप्टाइड्स, फिर आगे पॉलीपेप्टाइड्स। इस तरह प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होती है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस के जोन्स भी होते हैं, 3 जोन्स होते हैं। एक ग्रेनुलर जोन और एक फिब्रिन जोन, और तीसरा जो है फिब्रिन सेल। जो बस इतना इंफॉर्मेशन के लिए बताएं, कोई इतना डिटेल हमने इसकी जानी। तो मैं बात कर रहा था न्यूक्लियर इन्वेलप की, उसमें किस तरह न्यूक्लियोलस से राइबोसोम्स सिंथेसाइज होते हैं। राइबोसोम्स सिंथेसाइज हो गए, उसके बाद फिर राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियर पोर्स से निकल के साइटोप्लाज्म में आते हैं। और फिर उसके बाद मैसेंजर आरएनए भी किस तरह डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है, मैसेंजर आरएनए बनता है, वो किस तरह बाहर साइटोप्लाज्म में आता है, और किस सीक्वेंस के साथ अमीनो एसिड जोड़े जाते हैं और प्रोटीन्स की चेन्स बनाई जाती है। आगे कुछ फंक्शंस हैं सेल्स के। फंक्शनल सिस्टम्स ऑफ द सेल। इसमें सबसे पहले सेल का जो फंक्शन मैं मेंशन कर रहा हूं वो इंजेक्शन है, कोई भी चीज को इंजेस्ट करना। उसके मुख्तलिफ वेज हैं। उसमें हमारे पास डिफ्यूजन
डिफ्यूजन भी आती है जो ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है, सैलिटेटिव डिफ्यूजन है। उसके बाद हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट आती है, और उसके बाद हमारे पास एंडोसाइटोसिस। ये मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के तरीके मेथड्स हैं जिससे कोई भी सब्सटेंस जो है वो डिफ्यूज होकर सेल के अंदर आता है। डिफ्यूजन तो बिल्कुल सिंपल है, मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। सैलिटेटिव डिफ्यूजन है, कोड ट्रांसपोर्ट के जरिए चीज़ आ जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें एनर्जी इस्तेमाल होगी। दरअसल ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और इन्हें डाउनहिल मूवमेंट भी कहते हैं। और उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को इसे अपहिल मूवमेंट कहते हैं, अपहिल मूवमेंट। इसमें एनर्जी स्पेंड होती है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, क्योंकि इसमें तो जो भी चीज़ को डिफ्यूज होगी वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की होगी, और इसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। उसके बाद हमारे पास अगला आर्टिकल डाइजेशन का है, सेल का फंक्शन है। वो हमें पता है कि सेल डाइजेशन करता है किस ऑर्गेनेली के जरिए, लाइसोसोम्स के जरिए। उसके बाद हमारे पास सिंथेसिस है कि सेल क्या क्या सिंथेसाइज करता है। तो हमें पता है कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो सिंथेसाइज कर रहा है। उसकी एक सरफेस जो है जो रफ है, रफ क्या कर रही है, रफ सिंथेसाइज कर रही है प्रोटीन्स। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है। और जो स्मूथ है वो लिपिड सिंथेसाइज करती है। और उसके बाद एंजाइम्स होते हैं उसके पास ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन के लिए। उसके बाद हमारे पास गोल्जी है। गोल्जी क्या सिंथेसाइज करता है? ग्लैक्टोज सिंथेसाइज करता है। और इसके बाद साइलिक एसिड है, ये सिंथेसाइज करेगा। उसके बाद हेलोरोनिक एसिड है, ये सिंथेसाइज करेगा। तो मैंने ये बताया कि सिंथेसिस में क्या क्या चीजें आती है। प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करते हैं, स्मूथ लिपिड्स की सिंथेसाइज करवाते हैं, और ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन के लिए उसके पास एंजाइम्स होते हैं और ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवाते हैं। उसके बाद मैंने ये बताया कि गोल्जी जो है वो क्या क्या सिंथेसाइज करवाता है। ग्लैक्टोज सिंथेसाइज करवाता है, और उसके बाद ये आपके पास सैलिक एसिड है और हेलोरोनिक एसिड है, ये सिंथेसाइज करवाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सिंथेसिस के बाद एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस आता है, मेथड आता है एंडोसाइटोसिस का। It is a process in which a substance engulfed by forming vesicles, जिसमें सब्सटेंस को engulf किया जाता है by forming vesicles। वेसिकल्स बनाकर सब्सटेंस को जो है पार्टिकल्स को जो है वो engulf किया जाता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक इसमें पिनोसाइटोसिस है और एक उसमें फैगोसाइटोसिस है। तो सबसे पहले पिनोसाइटोसिस को देख लेते हैं। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है कि इसमें फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ माइन्यूट वेसिकल्स। बिल्कुल छोटी छोटी वेसिकल्स बनती हैं, क्योंकि इसमें स्मॉल पार्टिकल्स को जो है इनगल्फ करना होता है, जिसमें आपके पास शामिल है टू इनगल्फ प्रोटीन्स
एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड किस तरह इनगल्फ हो जाता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें दरअसल छोटे पार्टिकल्स को इनगल्फ करना होता है, इसलिए इसका डायामीटर भी छोटा होता है, 100 से लेके 200 नैनोमीटर तक इसका डायामीटर होता है। अब किस तरह ये इनगल्फ करती हैं सब्सटेंस को, ये देखें। हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन में जो है वो कोटेड प्लिट्स होती हैं, इनको कहते हैं कोटेड प्लिट्स। और इनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं किसी भी प्रोटीन्स के, और इनके नीचे बिल्कुल एक प्रोटीन्स होती है जिसको कहते हैं क्लेथ्रिन्स प्रोटीन। क्लेथ्रिन्स प्रोटीन, ये प्रोटीन का क्या काम होता है? वेसिकल्स को सिंथेसाइज करवाना। किसको सिंथेसाइज करवाना? सिंथेसाइज्ड वेसिकल्स। और इसके अलावा ये प्रोटीन होती किस तरह है? इस तरह, इसके फिलामेंट्स ऐसे, और यहां पर कुछ दूसरे भी फिलामेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें हमारे पास एक्टिन और मायोसिन शामिल है। एक्टिन और मायोसिन, ये दरअसल आसान नहीं है कि इस तरह इसकी कोई भी सब्सटेंस आके डिफ्यूज हो जाए। अब प्रोटीन्स इसके ऊपर, जैसे ये रिसेप्टर्स हैं प्रोटीन के, स्पेसिफिक प्रोटीन्स के रिसेप्टर्स हैं, उसके ऊपर प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है वो आकर अटैच होंगे। इन रिसेप्टर्स के ऊपर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं आकर, और जैसे ही अटैच होके कॉम्प्लेक्स बनता है तो सेल मेम्ब्रेन जो है, ये कोटेड पिट्स जो हैं वो इन्वेजिनेट होते हैं, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होंगे। तो यहाँ पे जो है वो क्लेथ्रिन्स प्रोटीन पड़ी हुई है। क्लेथ्रिन्स प्रोटीन जो है वो फोर्स प्रोवाइड करेगी, या जो जो फिलामेंट्स हैं हमारे पास, एक्टिन या मायोसिन के फिलामेंट्स हैं, ये सारे फोर्स प्रोवाइड करते हैं और पुश करते हैं इसको अंदर की तरफ, इन वेसिकल्स को अंदर की तरफ पुश करेंगे। क्लेथ्रिन्स प्रोटीन है। इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम आयंस भी यहाँ पे बड़े हेल्पफुल होते हैं। दरअसल ये सारे जो हैं इसमें क्लेथ्रिन्स प्रोटीन होगी, एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स हो गए और कैल्शियम हो गए, ये सारे जो है एटीपी प्रोवाइड करते हैं, फोर्स लगाते हैं और वेसिकल्स को अंदर की तरफ जो है वो इनगल्फ करते हैं, प्रोवाइड एटीपी। अब जैसे सेल ये सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होती है तो ये वेसिकल्स जैसे नीचे की तरफ होती है तो ये सारे फोर्स लगाते हैं और उसको अंदर की तरफ जो है वो इनगल्फ कर लेते हैं। और इसके बाहर अभी भी ये क्लेथ्रिन्स प्रोटीन के फिलामेंट्स हैं इस तरह। बाद में क्या होगा, ये क्लेथ्रिन्स प्रोटीन जो है इसको डिसॉल्व कर देंगे एंजाइम्स, और इस वेसिकल्स के अंदर जो प्रोटीन्स आई है रिसेप्टर के साथ अटैच होकर, ये प्रोटीन्स बाइंड है रिसेप्टर के साथ। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इसमें किस तरह आता है? जैसे प्रोटीन्स तो इनगल्फ होगी, अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड किस तरह आता है? जैसे ही प्रोटीन्स रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है और सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होती है तो प्रोटीन्स के साथ जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी सेल के अंदर आ जाता है। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास पड़े हुए हैं लाइसोसोम्स। क्या पड़े हुए हैं? लाइसोसोम्स। और इनमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स है। कौन से? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स जो क्या करेंगे, जाके इस वेसिकल्स के साथ, इस सेक्रेटरी वेसिकल्स के साथ जाकर अटैच हो जाएंगे। जिस तरह ये लाइसोसोम्स अटैच होता है तो लाइसोसोम जो है अपने जो इसके अंदर एंजाइम्स है हाइड्रोलाइसिस, इसको रिलीज कर देंगे, एम्प्टी हो जाएगा इसके अंदर। जिस तरह इसके अंदर अपने एंजाइम सीक्रेट करवाएगा
तो ये जो चीजें हैं, जो भी कंपाउंड आया ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी। ब्रेकडाउन से क्या चीजें बन जाएगी, हमारे पास प्रोटीन्स आ रही है तो अमीनो एसिड्स बन जाएंगे हमारे पास उसकी ब्रेकडाउन से। और इसके बाद फिर जो चीजें बच गई, जो इनगल्फ डाइजेस्ट नहीं हो सकी, वो फिर रेसिड्यूल ऑफ द सेल कहलाएगा या रेसिड्यूल बॉडी। रेसिड्यूल बॉडी कहाँ चली जाएगी, ये फिर ये जो भी वेसिकल के अंदर मटेरियल बच गया है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये चला जाएगा आपके सेल मेम्ब्रेन के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ जाकर डिफ्यूज हो जाएगा, वहां से फिर ये रिलीज हो जाएगा। तो ये था हमारे एंडोसाइटोसिस के किस तरह होती है। इसमें मैंने ये बताया कि पिनोसाइटोसिस इसकी फॉर्म है एंडोसाइटोसिस की, जिसमें माइन्यूट वेसिकल्स बनती हैं, प्रोटीन्स को इनगल्फ करती हैं, साथ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी आ जाता है, डायामीटर 100 से 200 नैनोमीटर तक है। कोटिलिपिड्स बताए हैं, इनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स के ऊपर आके प्रोटीन्स बाइंड होती हैं, और इनके बिल्कुल नीचे क्लेथ्रिन्स प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। ये दरअसल फोर्स प्रोवाइड करते हैं कि उसको पिंच कर लिया जाए अंदर की तरफ जो है। तो जैसे ये सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होती है, सारे फोर्स लगाते हैं और उसको अंदर की तरफ वेसिकल्स को ले आते हैं, और उसके बाद यहाँ पड़े लाइसोसोम्स, वो तो हर चीज़ को खत्म करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स हैं, वो इसके साथ जाके अटैच होगा वेसिकल के साथ, वेसिकल में अपना जो मटेरियल है वो एम्प्टी कर देगा, वो उसकी जो मटेरियल आया हुआ है पीछे से प्रोटीन्स आ रही है, तो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर दिया जाएगा अमीनो एसिड्स के अंदर, और जो बाकी बच गया वो रेसिड्यूल बॉडी कहलाता है, और वो चला जाएगा वो उसी वेसिकल्स में, किसके पास चला जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के साथ जाकर फ्यूज हो जाएगा, वहां से वो रिलीज कर दिया जाएगा फोर्स के जरिए। तो दूसरी फॉर्म जो इसकी फॉर्म है, दूसरी टाइप फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को देखें, इसमें क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ लार्जर वेसिकल्स टू engulf larger molecules। फॉर एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया हो सकता है। फैगोसाइटोसिस कब इनिशिएटेड होगी, जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल, उसमें आपके पास डेड टिश्यू, डेड सेल या बैक्टीरिया आके जैसे ही अटैच होता है, तो ये फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। और ज्यादातर ये प्रोसेस करने वाले सेल्स हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और मैक्रोफेजेस, ये करते हैं ज्यादातर फैगोसाइटोसिस। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसके इनगल्फिंग का प्रोसेस, लेकिन आगे बिल्कुल मिलता जुलता है उसके साथ, पिनोसाइटोसिस के साथ। इसमें होगा क्या कि ये जिपर लाइक मैनर में इनगल्फिंग होगी इस प्रोसेस की। किस तरह, वो बिल्कुल वैसे सेम है जैसे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कोटिलिपिड्स हैं, वहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, वहाँ के साथ वहाँ पे आके अटैच होते हैं, वो बिल्कुल सेम है जैसे पिनोसाइटोसिस में हमने पढ़ा है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि ये जिपर लाइक मैनर में होती है। ये कैसा मैनर है, इसमें देखें ये सेल मेम्ब्रेन जो है थोड़ी देर के लिए, थोड़े से लम्हे के लिए ये वेजिनेट होगी। जिस तरह ये वेजिनेट होगी, इसके साथ आके थोड़े लम्हे के लिए वेजिनेट होगी। जिस तरह ये वेजिनेट होती है, तो इसके ऊपर जो है वो रिसेप्टर्स तो पहले ही मौजूद हैं, तो जो लाइगेंट पार्टिकल्स आ रहा है वो रिसेप्टर्स उसके साथ अटैच हो जाते हैं। ये रिसेप्टर्स इधर पड़े हुए हैं पहले से, और जो फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, फॉरेन लाइगेंट पार्टिकल है, वो आके इसके साथ अटैच हो जाएगा।
अब फिर वही सारा सीन है कि यहाँ पे नीचे क्लेथ्रिन प्रोटीन पड़ी हुई है, उसके फिलामेंट्स हैं, एक्टिन मायोसिन के फिलामेंट्स हैं पड़े हुए सारे, ये एक्टिन मायोसिन पड़ी हुई है सारी, और कैल्शियम आयंस हैं जो फोर्स प्रोवाइड करते हैं, एटीपी देते हैं। अब ये वेसिकल्स जैसे ही कोई भी बैक्टीरिया है, डेप्रिस टिश्यू है, कोई भी पैथोजन है, जैसे उसकी सरफेस के ऊपर, ये एक्टिवेट ही तब होते हैं जब उसके ऊपर आके सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं। तो अब इसको अंदर की तरफ पुश किया जाएगा, ये सारी चीजें जो है मिलके फोर्स लगाती हैं, इसको अंदर की तरफ पुश करेंगे। पुश करने के बाद ये टारगेट मटेरियल है, इसी टारगेट मटेरियल से हमें पता है इधर लाइसोसोम्स पड़े हुए हैं, लाइसोसोम्स आएंगे, फिर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो सिक्रीट करेंगे, यहाँ पे एम्प्टी हो जाएंगे, एम्प्टी होने के बाद इसको डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट करने के बाद इसको जो है वो पोर्स के जरिए, जो सेल मेम्ब्रेन से पोर्स हैं उससे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये फैगोसाइटोसिस है। इसमें एक प्रोसेस है ऑप्सियोनाइजेशन कहलाता है, वो देखें ऑप्सियोनाइजेशन क्या है, फैगोसाइटोसिस के अंदर आता है ऑप्सियोनाइजेशन। ये क्या प्रोसेस है? दरअसल ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी के ऊपर बैक्टीरिया जो है वो अटैच हो जाता है। एंटीबॉडी के ऊपर कोई भी पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वो अटैच हो जाता है, क्योंकि एंटीबॉडी के आगे रिसेप्टर पड़े हुए हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। एंटीबॉडी जैसे ही अपने रिसेप्टर के साथ कंबाइन होगी और सेल के अंदर एंटर होगी, तो ऊपर जो बैक्टीरिया अटैच है वो भी सेल के अंदर आ जाता है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें एंटीबॉडी की सरफेस के साथ अटैच होकर बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर हो जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्सियोनाइजेशन। क्या कहते हैं? ऑप्सियोनाइजेशन। तो ये फैगोसाइटोसिस था, हमने पिनोसाइटोसिस भी पीछे देखा है, तो थोड़ा सा इसमें फर्क है। तो फैगो और पिनो ये दोनों आर्टिकल हो गए। उसके बाद एक वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, ऑटोलाइसिस, ये थोड़ा सा बताऊंगा। ऑटोलाइसिस, टू इनगल्फ इटसेल्फ, खुद को ही खा लेना, टू इनगल्फ इटसेल्फ। ये ऐसा कब होता है? अक्सर तो जब कोई सेल के पार्ट्स डैमेज होते हैं ना, तो सेल के पार्ट्स को रिपेयर किया जाता है। अगर पूरा सेल वॉर्न आउट, पुराना हो जाए, डैमेज हो जाए, तो फिर उसको ऑटोलाइसिस करवा दिया जाता है। और ये सारा काम कौन करता है? हमें पता है, ये सारे काम करने वाला हमारे पास लाइसोसोम्स है। ये सारा काम करने वाले हमारे पास लाइसोसोम्स शामिल हैं। लाइसोसोम्स के पास दरअसल बैक्टीरिसाइडल एजेंट होता है। बैक्टीरिसाइडल एजेंट इसके पास, लाइसोसोम्स के पास शामिल होता है। ये दरअसल करता है, बैक्टीरिसाइडल एजेंट क्या करता है? ये जो बैक्टीरिया है उसकी मेम्ब्रेन को क्या करवा देते हैं? डिसॉल्व। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन डिसॉल्व। तो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व, ये मैं ये बता रहा हूं कि किस तरह ग्रोथ जो है वो पैथोजेंस की, बैक्टीरिया की रोकी जाती है। तो लाइसोसोम्स के पास बैक्टीरिसाइडल एजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करवा देते हैं। उसके बाद इसके पास लाइसोफेरिन होते हैं, लाइसोफेरिन। लाइसोफेरिन क्या करते हैं? लाइसोफेरिन दरअसल जो आयरन है सेल के अंदर, आयरन के साथ बाइंड होगा और ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पार्टिकल्स जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इंक्रीज करवाएं, उन सब को वो रोक देता है। इस तरह बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करवा देता है? सीज। उसको बैक्टीरिया की ग्रोथ को सीज करवा देगा। तीसरा क्या करेगा? तीसरा इसके पास एसिड होता है जिसकी pH 5 तक होती है। वो एसिड क्या करता है? जो लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करवाता है। लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करवाते हैं। अब कौन सी एंजाइम्स हैं? हमें पता है
हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स हैं वो उनको जाके एक्टिवेट करवाएगा। दरअसल ये पहले प्रो एंजाइम्स होते हैं, प्रो एंजाइम्स उनको कहते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, बाद में एक्टिवेट किया जाता है। इस तरह तो लाइसोसोम्स के बेड़ा गर्क कर देंगे। तो इनको एक्टिवेट कौन करवाता है? ये एसिड जाके एक्टिवेट करवाएगा, और जिस तरह ये एक्टिवेट करवाएगा हाइड्रोलाइसिस को, और साथ साथ क्या होगा कि बैक्टीरिया का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको रोक देगा या उसको स्लो कर देगा। बैक्टीरिया का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको क्या कर देगा? स्लो कर देगा। तो मैंने देखा कि लाइसोसोम्स किस तरह काम करते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स की ग्रोथ रोककर, उसकी मेम्ब्रेन डिसॉल्व कर, या कोई भी सेल के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस हैं या पार्टिकल्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, वो उसके जो वो प्रमोट करें उसको भी रोकेगा। जो आयरन के साथ बाइंड होगा, क्योंकि आयरन जो है वो प्रमोट करेगा बैक्टीरिया की ग्रोथ को, तो ये आयरन के साथ बाइंड होकर उसको, और साथ जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं उसको भी रोकेगा। और साथ इसके पास एसिड होता है जिसकी पीएच 5 तक होती है। वो एसिड क्या करता है? दरअसल एक्टिवेट करता है जो भी प्रो एंजाइम्स हैं लाइसोसोम्स के। लाइसोसोम्स में जो एंजाइम होते हैं वो प्रो एंजाइम से मतलब इनएक्टिव होते हैं, बाद में उनको एक्टिवेट किया जाता है क्योंकि हाईली एसिडिक होते हैं और कंसंट्रेटेड होते हैं। उसके बाद मेटाबॉलिक सिस्टम बैक्टीरिया को जो है वो सीज करवा देगा, रोक देगा। इस तरह ये बैक्टीरिया का बेड़ा गर्क करेगा। दूसरा, अब हमारे पास हमने ये देखना है कि किस तरह सिंथेसाइज होती हैं चीजें। प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है, लिपिड सिंथेसाइज हो रहा है, और हमारे पास जो है प्रोटीन की सिंथेसिस हमने देखनी है, प्रोटीन की सिंथेसिस देखनी है, लिपिड्स की देखनी है, और उसके बाद जो सेक्रेटरी वेसिकल्स है ये किस तरह इनकी फॉर्मेशन होगी। तो देखिए मेरे पास प्रोटीन्स कैसे सेल बनाएगा, लिपिड्स कैसे बनाएगा, ये सारी चीजें देखें। तो हमें पता है कि प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब जिस सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच है वो तो रफ है, और रफ का क्या काम है? रफ का एक ही काम है, एक ही हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है, क्या? प्रोटीन सिंथेसाइज करवाना। तो सेल किस तरह प्रोटीन सिंथेसाइज करवा रहा है? सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो रफ सरफेस है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करवा रही है, और जो स्मूथ है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं है वो क्या सिंथेसाइज करवाएगी? लिपिड्स। अब ये जो चीजें सिंथेसाइज हुई हैं वो वेसिकल्स के अंदर इनक्लोज है, यहां से बर्न ऑफ होंगी वो वेसिकल्स। उन वेसिकल्स के अंदर ये प्रोटीन्स भी है और लिपिड्स भी है। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स वेसिकल्स में है, और ये वेसिकल्स मजीद मॉडिफिकेशन के लिए जाएगी गोल्जी के पास। गोल्जी के पास जा रही है मजीद मॉडिफिकेशन के लिए। तो गोल्जी क्या करेगा? इसको मॉडिफाई करेगा, इसकी मॉडिफिकेशन करेगा। जो सब्सटेंसेस पीछे से आ रहे हैं, जो पार्टिकल्स पीछे से आ रहे हैं उसको मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई करके उसके बाद यहां से वेसिकल जो है ये पिंच ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, और यहां हमारे पास साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, लाइसोसोम्स पड़े हुए हैं। ये लाइसोसोम जो है ये वेसिकल्स जो अब रिलीज हो रही है, इससे पिंच ऑफ हो रही है गोल्जी से, ये सेक्रेटरी वेसिकल्स कहलाएंगी या ग्रेन्युलर वेसिकल्स। इनके अंदर ये सारा मटेरियल है। अब लाइसोसोम्स आके इनके साथ अटैच होगा, फिर इनको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद जो चीजें काम की हैं और सेल को चाहिए, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो चीजें बाहर रिलीज होनी है, जो कंटेंट, वो वेसिकल में जाकर किसके साथ अटैच हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा। ये सेल मेम्ब्रेन है और ये वेसिकल्स इसके
साथ अटैच हो जाएगी और इसके अंदर ये मटेरियल पड़ा हुआ है, अमीनो एसिड्स हैं या अपने फैटी एसिड्स हैं या ग्लाइसरॉल है, जो भी चीज़ें इसमें शामिल है। उसके बाद फिर एक स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस कहेगा कि अपना कंटेंट रिलीज करो, वेसिकल जो है अपने आप को खाली कर देगी और ये पोर्स के जरिए, जो भी ब्रेन में पोर्स हैं उनके जरिए सारा मटेरियल जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं, लिपिड्स और सेक्रेटरी वेसिकल्स सिंथेसाइज हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो एटीपी है। एटीपी को देखें, एटीपी हाईली एनर्जी रिच कंपाउंड है। कंपाउंड है जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। अब एटीपी किस तरह सेल सिंथेसाइज करता है, तो इसके लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ेगा। ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर पड़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, अंदर वाली लेयर क्रिस्टी होती है जो सरफेस एरिया बढ़ा रही होती है। अब मैंने ये बताया कि एटीपी सेल्स के अंदर किस तरह सिंथेसाइज होती है। अब हमारे पास जो भी पीछे से फूड स्टफ आ रहा है, तो याद रखिएगा फूड स्टफ जो है वो पहले डाइजेस्ट होके आ रहा है। इस तरह नहीं कि पूरी की पूरी कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेल के अंदर घुस गई, माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाएगी, या प्रोटीन्स सेल के अंदर चली जाएगी, या लिपिड्स हैं सेल के अंदर चले जाएंगे। वो आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या एलिमेंट्री कैनाल या गट, उसके अंदर आपको पता है बेतहाशा एंजाइम्स पड़े हुए हैं जो डाइजेशन करवाएंगे, डाइजेशन करवा के इसको माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब पीछे से हमारे पास जो सेल में आ रहा है वो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन के बाद, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन हो जाती है मुकम्मल तौर पर ग्लूकोज में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो पीछे से आ रहा है वो अमीनो एसिड्स हैं और फैटी एसिड्स हैं और प्लस ऑक्सीजन सेल में। अच्छा, ग्लूकोज जैसे सेल के अंदर एंटर होते हैं, आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज को पैरुविक एसिड में तोड़ा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है और ये सारा काम साइटोप्लाज्म में होता है। ये सारा साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। और जब ग्लूकोज टूटता है तो याद रखिएगा एक ग्लूकोज के टूटने से हमें 2 पैरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। 2 पैरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स हमें या 2 पैरुवेट मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस हुई तो हमें 2 पैरुविक एसिड जो है वो मिले। उसके बाद अमीनो एसिड्स आ रहा है, फैटी एसिड्स अंदर आ रहा है, ये अंदर आके एसिडो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, एसिडो एसीटेट में, एसिडो एसीटेट में कन्वर्ट होंगे। एसिडो एसीटेट आगे एसिटाइल कोएंजाइम्स में, एसिटाइल कोएंजाइम्स ए में। अब एसिटाइल कोएंजाइम्स की जब ब्रेकडाउन होगी तो हमारे पास क्या क्या चीजें बनेगी। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल से डिफ्यूज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी और पानी जो है वो सेल में डिफ्यूज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल सेल से ही बाहर चली जाएगी और पानी जो है इसके अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। दरअसल जैसे ग्लूकोज आया, ग्लाइकोलाइसिस हुई, 2 पैरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बने, वो भी पैरुविक एसिड जो है उस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई, दरअसल वो एनर्जी हमने कहाँ की, वो एनर्जी हमने फास्फोराइलेशन में इस्तेमाल की। कहाँ की? फास्फोराइलेशन में। यहाँ पे फास्फोराइलेशन हुई, जो 2 ADP थे उसकी फास्फोराइलेशन होगी, क्या बन गया 2 ATP। ये फास्फोराइलेशन होगी, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। दरअसल ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन के साथ केमिकली कंबाइन होती हैं चीजें और रिएक्शन करते हैं और फास्फोराइलेशन होती है जिसे हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं।
अब देखें इसमें एडीपी की फास्फोराइलेशन होगी और क्या बन गया, एटीपी बन गया। अब इस दौरान कहां से एनर्जी आएगी, ये सारी चीजें जो भी साइकिल्स हो रहे हैं, ये सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उस टाइम जो जो एनर्जी भी रिलीज होती है, जब चीजें आपस में कंबाइन होती है ना तो एनर्जी रिलीज होती है। अब हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो तो क्या करेगा, एनर्जी जो है उस वक्त रिलीज होगी। वो एनर्जी दरअसल फास्फोराइलेशन के तौर पे, फास्फोराइलेशन में इस्तेमाल होगी। तो जितने भी हमारे पास एडीपी पड़े हैं उन सबकी फास्फोराइलेशन होगी। इस दौरान हमें 34 एटीपी मिलते हैं, पहले एडीपी होते हैं, उनकी फास्फोराइलेशन होती है, फिर हमें 34 एटीपीज मिलते हैं। 34 और 2 जो है वो 36, टोटल हमें एटीपीज जो मिलते हैं, एक ग्लूकोज के टूटने से हमें 36 एटीपीज मिलते हैं। मैं ये बता रहा था दरअसल एटीपी सेल में किस तरह सिंथेसाइज होती है, जो भी फूड स्टफ आता है या ऑक्सीजन आती है, ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस होती है, 2 पैरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उस दौरान जो एनर्जी इस्तेमाल मिलती है वो फास्फोराइलेशन में काम आती है, मतलब एडीपी की फास्फोराइलेशन होती है, एटीपी बनता है। उसके बाद फैटी एसिड्स हैं या अमीनो एसिड्स हैं, वो एसिडो एसीटेट में कन्वर्ट होते हैं, आगे एसिटाइल कोएंजाइम्स में, एसिटाइल कोएंजाइम्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। उस दौरान भी जो एनर्जी रिलीज होती है, जो जो चीजें, जिन चीजों की फॉर्मेशन होती है, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो फास्फोराइलेशन में काम आएगी। तो उसके बाद हाइड्रोजन भी जिन चीजों के साथ कंबाइन होगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो, तब भी एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी भी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में काम आएगी। और किसकी फास्फोराइलेशन होगी, एडीपी की। एडीपी की जब फास्फोराइलेशन होगी तो क्या बनेगा, एटीपी, और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और इसके बाद एंजाइम्स, एटीपीएस जो एंजाइम्स होता है, इसका क्या काम होता है, एटीपीएस एंजाइम जो है वो ब्रेक डाउन करवाता है, किसकी, एटीपी की। एटीपी का जो लार्जर यूनिट है उसको सब यूनिट्स में उसकी ब्रेक डाउन करवा देगा, मतलब एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में इसकी ब्रेक डाउन करवा देगा। उसके बाद इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं एटीपी के फंक्शंस, एक तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर है, साइड में लिख रहा हूं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर है, और उसके बाद कुछ सिंथेसाइज करती है केमिकल कंपोनेंट्स, उसके बाद मैकेनिकल वर्क करती है। तो ये इसके 3 फंक्शंस, 3-4 फंक्शंस हैं, ये आपने देख लेने हैं। और उसके बाद ये जो सारा प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इसको ध्यान में रखना है कि किस तरह होता है और सेल जो है वो किस तरह एटीपी सिंथेसाइज करता है। उसके बाद एक छोटा सा आगे आर्टिकल हमारे पास सेल की मूवमेंट्स है। सेल 2 तरह से मूव करेगा, एक मूवमेंट उसकी एम्बॉयड मूवमेंट कहलाती है, इसका नाम इसलिए कि इसकी मूवमेंट बिल्कुल अमेबा की तरह होगी। और ज्यादातर ये कौन मूवमेंट्स करते हैं, कौन से सेल्स करते हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स और फिब्रोब्लास्ट्स ये करते हैं। उसके बाद दूसरी सिलेटरी मूवमेंट है, ये सिलेटरी मूवमेंट है, ये कौन करेंगे, ये हमारे पास फ्लैजेलम स्पर्म और सिलिया ऑफ द सिलिएटेड एपिथेलियम। तो ये मूवमेंट्स की सेल की 2 तरह से मूवमेंट होती है, एम्बॉयड मूवमेंट है जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, फिब्रोब्लास्ट है, सिलियरी मूवमेंट्स है, सिलिया की तरह मूवमेंट होगी, मतलब तमाम सिलिया जो है वो एक साइड पे एक ही डायरेक्शन में प्रोपेल करेंगे और जो सेल है वो मूव करेगा। और इसमें कौन कौन सी मूवमेंट्स आती हैं,
फ्लैजेलम स्पम का जो फ्लैजेला है वो मूव करेगा, और उसके बाद सिलिया जो है एपिथेलियल के सिलिएटेड एपिथेलियम का जो सिलिया वो मूव करेगा।